जय हिंद साथियों, मैं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ पटवार भर्ती 2025 के लिए राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। और राष्ट्र के साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय की चीजें भी है और कुछ राज्य की चीजें भी है ना। इसमें यह है कि बहुत सारा भारत से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय ऐसी चीजें होती है जो अपने को समझनी जरूरी है। और जो राजस्थान है वो राजस्थान भी राष्ट्र के अंदर आ जाता है, इसलिए राजस्थान की कुछ चीजें ऐसी जो राष्ट्रीय महत्व की है वो जाननी जरूरी है। तो यह जो क्लास होगी इसमें सिर्फ प्रश्न और उनके उत्तर बताए जाएंगे। आपके लिए एक तरह से शॉर्ट रिवीजन है, ये ध्यान रखना आप। और यदि आपको याद भी करना तो 1 से 2 बार आप देख लेना, 2 गुना के अंदर भी देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा और शायद परीक्षा में यदि प्रश्न आ जाए तो आप उसको कवर कर लोगे। ठीक है, तो यह क्लास पटवार भर्ती 2025 के लिए खास है। उसके बाद मेरी वीडियो के लिए भी थी, पर वीडियो तो आगे चला गया, तो वीडियो के लिए नई क्लास लाएंगे बाद में। तो यह पटवार 2025 के बच्चों के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है। वो पिछले पूरे 1 साल से जितना भी मैंने पढ़ा उन सब प्रश्नों को मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में लिखे हुए हैं। तो उन नोट्स में लिखे हुए प्रश्नों को ही आपके सामने बताऊंगा, यानी कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको समझना है। तो एक बार आप इन प्रश्नों को जरूर अपने आंखों के सामने से निकाल लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। प्रश्न है और प्रश्न के साथ उसके उत्तर है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को लाइक और जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमको ताकत मिलती है, विश्वास पैदा होता है कि हम और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके सामने लाने की कोशिश करें। अभी स्टार्टिंग लेवल से है, तो जैसे जैसे आप सबका सपोर्ट मिलता रहेगा हम और आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों की ओर। इसमें पहला प्रश्न अपने पास है, भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? ई वोटिंग प्रणाली, ध्यान रखना, बिहार राज्य है और जिसने अभी जून 2025 के अंदर जो उनके नगर पालिका नगरीय चुनाव होते उसके अंदर इन्होंने ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है। कहते हैं कि ई वोटिंग प्रणाली का उद्देश्य क्या है, तो समझना अपने को मतदान को सुलभ और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाने का उद्देश्य इसके है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक वार्षिक पास योजना शुरू की है, फास्टैग वार्षिक पास योजना, वो कब से लागू हो रही है? फास्टैग योजना कब से लागू हो रही है? अभी जस्ट 15 अगस्त से 2025 से लागू होने वाली है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। क्यों? क्योंकि 17 अगस्त को अपने पटवार का एग्जाम है और 15 अगस्त को नई फास्टैग नीति लागू होने वाली है। उसमें यदि कुछ चीजें अपन बोले या कुछ चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, तो कहते हैं कि वार्षिक पास बनेगा। वार्षिक पास के अंदर 3000 रुपए का वार्षिक पास होगा और उसके अंदर 200 ट्रिप, कहते हैं कि 200 बार टोल नाके से गुजरने की छूट रहेगी। और उसके बाद में यदि वापस यदि 200 पूरे हो जाते हैं तो वापस आपको 3000 का पास करना पड़ेगा। यदि 200 नहीं करे तब तो को 3000 का पास आपके पास चलता रहेगा। तो ध्यान रखना, इसकी घोषणा कब हुई? 18 जून 2025 को हुई, केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। ठीक है, तो अपने को ध्यान में रखना है 15 अगस्त 2025 से ये लागू होगी संपूर्ण भारत में। ठीक है, फिर अपन कहते हैं कि अच्छल नामक तीव्र गति पोस्ट है ना, गश्ती पोस्ट पोत है, गश्ती पोत है अच्छल नामक। ठीक है, ये किसके लिए बनाया गया? अच्छल नामक तीव्र गश्ती पोत किसके लिए बनाया गया था? भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा या उनके लिए बनाया गया, भारतीय तट रक्षक बल के लिए बनाया गया। ध्यान रखना अपने को। कहां पे बना? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर जीएसएल के द्वारा निर्मित है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जीएसएल के द्वारा निर्मित है। और ये कहता है कि गश्त पोतों की जो श्रृंखला है, यानी इससे पहले 4 और बन चुके हैं, यानी ये 5वां है। आपको समझना है कि अचल जो गश्ती पोत है यह भारत का 5वां पोत है। ठीक है, जिसको अचल नाम दिया गया और भारतीय तट रक्षक बल के लिए यह उपयोगी है या उनके लिए लॉन्च किया गया। फिर कहते हैं अपन, अरुणाचल प्रदेश की सरकार है जिसने एक कालखंड है, एक कालखंड को जल विद्युत दशक का घोषित किया है, कह सकते हैं जल विद्युत दशक घोषित किया है। वो कौन सा काल है? तो अपने को काल याद रखना, 2025 से 2035 का जो काल है, ये 10 साल, अभी यहाँ से लगाकर 2035 तक का, इसको जल विद्युत शक्ति का काल बोला है। यानी इसमें सर्वाधिक डिकेड ऑफ द हाइड्रो पावर, हम कह सकते हैं डिकेड ऑफ द हाइड्रो पावर दिया किसने? अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर कहते हैं भारत में एयर कंडीशनर एसी की तापमान सीमा कौन सी है, कितनी है? यानी अब समझना है कि इस वर्ष 2025 के अंदर एसी के तापमान सीमा का निर्धारण किया गया है, 2025 में हुआ है। और उसकी जो सीमा है वो ध्यान रखना, 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक, इनके बीच में एसी का तापमान रखना है, ताकि ऊर्जा की बचत होगी और उपभोक्ता स्वस्थ हो, उपभोक्ता स्वस्थ हो। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। आगे देखते हैं नेवा। नेवा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन पुडुचेरी विधानसभा के लिए कब हुआ? नेवा क्या? नेवा एक प्लेटफॉर्म है जो पुडुचेरी विधानसभा के लिए है और इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 9 जून 2025 को किया गया, 9 जून 2025 को। अब कहते हैं कि नेवा है क्या? तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, NEVA, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है। और इसका उद्देश्य क्या है? कागज रहित विधायी प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना, या कह सकते हैं बिना कागज के विधानसभा चलाना, है ना, इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखना, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा पुडुचेरी के अंदर है और डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा देने में भी इसका उपयोग
किया जाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान कहाँ स्थापित किया जाए। अंडर वाटर म्यूजियम, पानी के अंदर म्यूजियम है और वहां पर कृत्रिम मूंगा चट्टान भी है, वो कहाँ पर विस्तृत या कह सकते हैं विकास किया जा रहा है। तो ध्यान देना, महाराष्ट्र के अंदर एक दुर्ग है सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग, उस सिंधुदुर्ग में अंडर वाटर म्यूजियम की स्थापना की जा रही है। ठीक है, ये अपने को जानना है, समझना है। आगे देखते हैं, ग्रेट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया जाएगा। ग्रेट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये तमिलनाडु के अंदर है। ग्रेट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य तमिलनाडु से संबंधित है और इसमें क्या है, ध्यान रखना। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने रामनाथपुरम जिला है, वहां पर यह ग्रेट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ये भी अपने को देखना है। वेस्ट पिकर एनिमेशन ऐप, एक ऐप है वेस्ट पिकर एनिमेशन ऐप, किस योजना के तहत लॉन्च की गई ना, समझना आप। वेस्ट पिकर एनिमेशन ऐप किस योजना के तहत लॉन्च की गई। तो एक केंद्र सरकार की योजना है नमस्तवे, नमस्तवे, नमस्तवे योजना है, उस योजना के तहत ये शुरू की गई। इसका मतलब क्या है, कहते हैं कि जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, जो कचरा उठाने वाले लोग हैं, उनकी प्रोफाइल को बढ़ाना, कैसे, तो उनकी प्रोफाइलिंग करना, उनको सरकारी योजना से जोड़ना कि हाँ भाई ये कचरा बीनने वाले लोग हैं, इनकी प्रोफाइल बनाई जाएगी, उन प्रोफाइल से फिर इनको सरकार की योजना के द्वारा जोड़ा जाएगा। नमस्तवे योजना याद रखनी है, वेस्ट पिकर एनिमेशन ऐप है। ठीक है, फिर अपन कहते हैं भारत का पहला परिवर्तनीय गति वाला पंप स्टोरेज प्लांट, पंप स्टोरेज प्लांट परिवर्तनीय गति वाला है ना, परिवर्तनीय गति वाला पंप स्टोरेज प्लांट कहाँ शुरू किया जा रहा है। तो उत्तराखंड का एक बांध है टिहरी बांध, ठीक है, उसी टिहरी बांध पर यह पंप स्टोरेज प्लांट शुरू किया जा रहा है। और कहते हैं कि भारत का पहला ऐसा संयंत्र है किसी स्टोरेज या किसी द्वारा सबसे बड़ी पंप परियोजना यह है, ये अपने को ध्यान दिए। ठीक है, 250 मेगावाट यूनिट का सफल संचालन भी किया जाएगा यहाँ पर टिहरी कहते हैं उत्तराखंड में पंप स्टोरेज डिवाइस के रूप में। ठीक है, आगे अपन देखते हैं उम्मीद पोर्टल का संबंध क्या है। उम्मीद UMEED, उम्मीद पोर्टल का संबंध किससे है। तो अपने को ध्यान रखना, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसके प्रबंधन के लिए उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और ये क्यों किया गया, ध्यान रखना। तो कहता है कि पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के लिए। ठीक है, उनका फुल फॉर्म क्या है, उम्मीद का फुल फॉर्म UM यानी कि यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट का एक फुल फॉर्म है इसकी, वक्फ बोर्ड से संबंधित। ठीक है, वक्फ संपत्तियों से संबंधित। अब देखते हैं कि तेलंगाना सरकार ने कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र के ताडोबा और अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले क्षेत्र को एक नया नाम दिया, कोमराम भीम संरक्षण रिजर्व। कोमराम भीम संरक्षण रिजर्व, वापस बताता हूँ कि कोमराम भीम संरक्षण रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है, तो तेलंगाना के अंदर, ऐसा भी याद रख सकते हैं आप। और कह सकते हैं कि तेलंगाना सरकार ने कवाल टाइगर रिजर्व को, कवाल एक टाइगर रिजर्व है, को महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए एक रिजर्व घोषित किया जिसका नाम है कोमराम भीम संरक्षण रिजर्व। बाघों की सुरक्षित आवाजाही के लिए बाघ वहां पर विचरण कर सकते हैं, इसलिए बीच में एक तरह से जंक्शन बना दिया। ठीक है, ये अपने को देखना है। फिर अपन कहते हैं कि हाल ही में केंद्र विकास और कृषि कल्याण मंत्री शिवराज चौहान ने किस स्थान से नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत की, किस स्थान से नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत की, किसने की। तो ध्यान में मंत्री है जो अपने को याद रखना है, केंद्रीय विकास एवं कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान किस स्थान से नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत की। तो ध्यान रखना रायसेन, रायसेन कहाँ पर, MP के अंदर, और वहां से नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत की। नक्शे का फुल फॉर्म क्या है ये याद रखना, नक्शा नेशनल जियोस्पाशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, अर्बन हैबिटेशंस, ये अपने को देखना है। किसके लिए, तो राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावास भू सर्वेक्षण, उसके लिए है। तो ध्यान रखना ये अपने रायसेन MP के अंदर इसको शुरू किया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नक्शा कार्यक्रम। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं कि हाल ही में इसरो की GSAT 20 N2 GSAT N2 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया। तो फाल्कन 9 के द्वारा, फाल्कन बोले या फाल्कन बोले एक ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना GSAT N2 का उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया, तो फाल्कन 9 के द्वारा। एलन मस्क की कंपनी है ये फाल्कन, ये ध्यान रखना, एलन मस्क है उसकी कंपनी है फाल्कन, उस फाल्कन 9 से यह प्रक्षेपण किया गया। कहते हैं कि हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट की सुविधा मिल सके उसके लिए ये GSAT N2 का उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। प्रश्न ये पूछे कि किस उपग्रह का प्रक्षेपण हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट की सुविधा मिल सके उसके लिए किया गया है। तो ये कौन सा है, GSAT N2। ठीक, आगे देखते हैं हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कौन सी बार लागू किया गया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कौन सी बार लागू किया गया, ये 11वीं बार है। टोटल मिला के 11वीं बार मणिपुर के अंदर राष्ट्रीय शासन लागू किया गया है, क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। और कब से हुआ था, 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू कर वहां की विधानसभा को तोड़ दिया था, हटा दिया था, ये अपने को देखना है। और क्यों हुआ था, जातीय हिंसा होने के कारण।
ठीक है, कुछ-कुछ प्रश्न है जो अपने को याद में रखने हैं। फिर कहता है एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप, एशियाई शॉटगन यानी शॉटगन की एक चैंपियनशिप हुई थी 2024 में, भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका उत्तर है 8। 8 पदक जीते भारत ने कुल एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 के अंदर, जिसमें कहते हैं कि ये हुआ कहाँ था? तो कुवैत के अंदर हुआ था, ये ध्यान रखना है। पहले स्थान पर चीन रहा था, ये ध्यान रखना है अपने को। भारत ने क्या-क्या जीता 8 पदक के अंदर? 1 स्वर्ण जीता, 3 रजत जीते और 4 कांस्य, 1, 3, 4। 1 स्वर्ण, 3 रजत, 4 कांस्य अपने भारत ने जीते। ठीक, भारत का मल्टी लैंग्वेज भाषा मॉडल कौन सा है? तो ध्यान रखना भारत जैन। भारत जैन एक नया मॉडल है और वो क्या, भारत का मल्टी लैंग्वेज भारत भाषा मॉडल अपना, ठीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा यह लॉन्च किया गया था और पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, वित्त पोषित अपना राजस्थान का सरकार का, सॉरी, केंद्र सरकार का वित्त पोषित है मल्टी मॉडल लॉर्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, लॉर्ज लैंग्वेज मॉडल LLM है, ये अपने को देखना है। धुआ नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? धुआ नीति किससे संबंधित है? धुआ नीति तो कहते हैं कि मानकीकृत जो वेरीफाइड जो जियो कोडेड होते हैं एड्रेसिंग सिस्टम, उसको तैयार करता है और उसको तैयार करने के लिए धुआ ऐप लॉन्च की गई है या धुआ नीति लॉन्च की गई। किसके द्वारा की गई है? तो डाक विभाग के द्वारा की गई है। ध्यान रखना, मई 2025 में डाक विभाग के द्वारा धुआ है उस नीति का विमोचन किया गया, लॉन्च किया गया, देश भर में जियो कोडेड आधारित पता प्रणाली को लागू करने के लिए। धुआ की फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल हब फॉर रेफरेंस, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, यूनिक वर्चुअल एड्रेस धुआ डाक विभाग के द्वारा जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम को तैयार करने के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, भारत को किस वायरस हेतु या किस वायरस के नियंत्रण हेतु WHO और FAO से वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है? वायरस के नियंत्रण हेतु तो रिंडर पेस्ट वायरस, रिंडर पेस्ट वायरस कहते हैं कि रिंडर पेस्ट वायरस एक पशु संक्रामक रोग है जिसे नियंत्रित करने में भारत ने उपलब्धि हासिल की है। रिंडर पेस्ट वायरस, ये अपने को ध्यान में रखना है। पहली जीन संपादित भेड़ कहाँ पर विकसित हुई? पहली जीन संपादित भेड़, भारत की पहली जीन संपादित, यानी कहते हैं कि भेड़ जितनी भी हो रही है उस समय पहली जीन से पैदा होने वाली भेड़ कहाँ पर हुई? तो ये ध्यान रखना हमको, शेर है कश्मीर का कृषि विज्ञान जो विश्वविद्यालय उसमें हुई, तो शेर है राजस्थान कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर के अंदर यह विकास हुआ। ये ध्यान रखना, पहली जीन संपादित भेड़ है जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधक पशुधन तैयार करना है। ठीक है, फिर अपन कहते हैं कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ध्यान रखना, ये कोलार कर्नाटक में स्थापित की जाएगी, कोलार कर्नाटक के अंदर स्थापित की जाएगी। किसके सहयोग से बनाई जा रही है? अपन कहे कि निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन जो कोलार कोलार कर्नाटक में बनाई जा रही है, किसके सहयोग से? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और एयरबेस के सहयोग से, एयरबेस के सहयोग से भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कोलार जिले के अंदर हो रहा है। ठीक है, फिर अपन कहे नेक्स्ट प्रश्न, भारत फोरकास्ट सिस्टम किससे संबंधित है? फोरकास्ट, फोरकास्ट यानी दिखाना, यानी कह सकते हैं मौसम पूर्वानुमान के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए फोरकास्ट सिस्टम डेवलप किया गया है और किसके द्वारा किया गया? ये भी प्रश्न पूछे तो IITM पुणे के द्वारा विकसित किया गया भारत फोरकास्ट सिस्टम, IITM पुणे के द्वारा विकसित किया मौसम पूर्वानुमान के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए। फिर अपन कहे प्रश्न कि हाल ही में आयोजित मरु महोत्सव 2025 की प्रतियोगिताओं में शामिल पुरस्कार विजेताओं में कौन सा युग्म है या कौन सा सही है? तो 3-4 चीजें जो अपने को याद में रखनी है। कहते हैं कि मिस्टर डेजर्ट मरुश्री, मिस्टर डेजर्ट मरुश्री जो धीरज पुरोहित है जैसलमेर का, उसको मिला। फिर कहते हैं मिस मूमल किसको मिला? कोमल सिद्ध को मिला, जो बीकानेर से संबंधित थी, कोमल सिद्ध। मिसेज जैसलमेर भावना गहलोत जो जयपुर से संबंध रखती थी। मूंछ प्रतियोगिता में नरसिंह चौहान को मूंछ प्रतियोगिता में विजेता घोषित किया गया। मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह को बनाया गया। मिस पोखरण अभिलाषा चौधरी जो सीकर की थी उसको बनाया गया। कुछ चीजें जो अपने को याद में रखनी है। मरु महोत्सव होता का है? तो मरु महोत्सव अपने को पता है जैसलमेर के अंदर होता है। ठीक है, फरवरी महीने के अंदर 2025 में हुआ। ठीक है, फिर अपन आगे देखिए और प्रश्न कि चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता भी वर्तमान में सौंपी गई है। चागोस द्वीप समूह एक और वो मॉरिशस के पास में था और मॉरिशस को सौंपी है, किसने सौंपी है? तो अमेरिका के द्वारा सौंपी है, सॉरी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा सौंपी गई मॉरिशस को चागोस द्वीप की संप्रभुता। चागोस द्वीप, ध्यान में, चागोस द्वीप किसके अंडर में, किसके अंतर्गत है? तो मॉरिशस के अंतर्गत है। अमेरिका द्वारा गोल्डन होम मिसाइल रक्षा कवच के रूप में शुरू की गई है। यह किसके लिए? तो कहते हैं कि मिसाइल डिफेंस रणनीति का एक हिस्सा है और अमेरिका ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा योजना शुरू की है। जो याद रखना, गोल्डन डोम अमेरिका के द्वारा रक्षा योजना है, मिसाइल रक्षा योजना। कहते हैं मिसाइल डिफेंस रणनीति का एक तरह से उनका हिस्सा है, ये अपने को जानना है। ठीक है, स्वदेशी मल्टी मॉडल भाषा मॉडल मैंने बताया आपको, भारत जैन, ये मैंने भी 2-2 बार लिख दिया, तो आपको याद रखना है भारत जैन जो स्वदेशी मल्टी मॉडल भाषा लैंग्वेज है LLM, लॉर्ड लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ट्रैकोमा उन्मूलन हेतु WHO ने प्रमाण पत्र कब जारी किया भारत को? ट्रैकोमा उन्मूलन, कहते हैं कि भारत में एक बीमारी थी ट्रैकोमा जो नेत्र रोग से संबंधित थी और उस ट्रैकोमा का उन्मूलन किया भारत ने, उसको WHO ने प्रमाण पत्र दिया 19 मई 2025 को।
है ना। 19 मई 2025 को ट्रैकोमा का उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र भारत को दिया हुआ है। WHO ने जेनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन का सर्टिफिकेट दिया है 19 जून 2025 को। अब कहते हैं कि असम जो राज्य है, उस असम ने अपने राज्य में एक एंकर एआई न्यूज एंकर की शुरुआत की। एआई न्यूज एंकर की शुरुआत की है और उसका नाम क्या है, तो ध्यान देना, उसका नाम है अंकिता। अंकिता एआई न्यूज एंकर, अंकिता एआई न्यूज एंकर की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है, तो अपन कहेंगे असम ने किया। और असम ने राज्य में जो हेमंत बिस्वा है, उसने पहली बार अपने राज्य की एआई न्यूज एंकर बनाई है अंकिता को। और उसका फुल फॉर्म क्या है, तो असम न्यू एज नॉलेज बेस्ड, असम न्यू एज नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंकर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंकर एक दोबारा आप पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा, असम के न्यू एज नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंकर अंकिता। ईओएस ईओएस 09 उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया, ईओएस 09 प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया, तो अपने को ध्यान रखना PSLV C61 के द्वारा, PSLV C61 के द्वारा श्रीहरिकोटा से किया गया था। परंतु अपने को ध्यान में रखना है कि अभी मई के अंदर ही हुआ था और यह ऊपर जाते ही फिर नष्ट हो गया था, एक तरह से कहे तो खराबी होने के कारण विफल रहा ये। तो अपन कह सकते हैं कि ईओएस 09 उपग्रह प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था, PSLV C61 के द्वारा किया था और यह विफल रहा, असफल रहा। ठीक है, भारत का पहला ध्रुवीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, भारत का पहला ध्रुवीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाए, ध्यान रखना गोवा के अंदर ध्रुवीय संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। और राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन कर रहा था, है ना, ये ध्यान रखना। और पोलर भवन में ही भारत का पहला ध्रुवीय और समुद्री संग्रहालय बनाया जाएगा 2024-27 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो ध्यान रखना, पोलर भवन में भारत का पहला ध्रुवीय संग्रहालय बनाया जाएगा गोवा के अंदर, पोलर भवन गोवा। यदि प्रश्न पूरा पूछे तो पोलर भवन गोवा के अंदर। ठीक है, फिर अपन कहे और आगे कि भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा किस राज्य में स्थापित की जा रही है, पूरी विधानसभा एक तरह से कहते सौर ऊर्जा पर संचालित होगी और वह है नई दिल्ली, क्या कह सकते हैं, दिल्ली की विधानसभा। ठीक है, दिल्ली की विधानसभा। और यह लगभग 500 किलोवाट सौर ऊर्जा के संयंत्र पर होगा ये काम। तो अपने को याद रखना है कि कितना किलोवाट का संयंत्र लगा रहे, 500 किलोवाट का संयंत्र लगा रहे। फिर हम कहते हैं कि भारत के दो सिटी ऐसी है, दो शहर ऐसे नोएडा और बेंगलुरु, और जिन्होंने 3 नैनो चिप डिजाइन सेंटर बनाया है, क्या कह सकते हैं, वहां पर भारत सरकार द्वारा 3 नैनो चिप डिजाइन सेंटर की स्थापना की गई है। नोएडा और बेंगलुरु के अंदर 3 नैनो चिप, बहुत ही कम नैनो चिप के अंदर एक तरह से अपन काम करते हैं, तो उसमें 3 नैनो चिप डिजाइन सेंटर की स्थापना कहाँ की है, नोएडा और बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया। ठीक है, ये कुछ चीजें जो अपने को ध्यान में रखनी है। फिर अपन कहते हैं भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी किस राज्य में विकसित की जा रही है अभी, तो आंध्र प्रदेश के अंदर विकसित की जा रही है। और क्रिएटर लैंड नामक एक जगह है और वहां पर यह ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी का आविष्कार हुआ, या कह सकते हैं घोषणा हुई है, बनाने की कार्रवाई की जा रही है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, अभी वर्तमान में मई 2025 के अंदर केंद्र सरकार ने कुछ नए IIT खोलने के लिए कैबिनेट सरकार की मंजूरी दी है। और ध्यान रखना, कैबिनेट सरकार की मंजूरी के बाद में अब IIT से कितने खोले जा रहे हैं, 5 नए खोले जाएंगे, 5 IIT नए खोले जाएंगे, जिसमें अपने को याद रखना है जम्मू कश्मीर, धारवाड़, तिरुपति, पलक्कड़ व भिलाई, 5 जगह है। जम्मू कश्मीर, जम्मू के अंदर, धारवाड़ के अंदर, तिरुपति, पलक्कड़ और भिलाई के अंदर IIT खोले जाएंगे। ठीक है, फिर अपन कहते हैं कि एक बीमारी है और लंपी स्किन डिजीज, लंपी स्किन डिजीज, और उसके लिए आंध्र प्रदेश के द्वारा एक टीका जारी किया गया या टीका लॉन्च किया गया। वो टीके का नाम क्या है, तो बायोलंपी वैक्सीन, बायोलंपी वैक्सीन। लंपी स्किन डिजीज के लिए आंध्र प्रदेश के द्वारा बायोलंपी वैक्सीन लॉन्च किया गया, जो विश्व का पहला डीवा मार्कर टीका है। डीवा मार्कर टीका है, याद में DIVA, डीवा मार्कर टीका है, बायोलंपी वैक्सीन लंपी स्किन डिजीज के लिए। फिर अपन कहते हैं भारत का पहला अंतर्राज्य, सबसे फेमस प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कर दीजिएगा आप, अंतरराष्ट्रीय पहला अंतर्राज्य यानी 2 राज्यों के बीच में सीता कॉरिडोर किन 2 राज्यों के मध्य खोला जा रहा है, अभी वर्तमान में विकसित किया जा रहा है, विकसित हो चुका है वैसे आधे से ऊपर, उदाहरण मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य। और कहते हैं चीता कॉरिडोर, तो चीता एक दूसरे राज्य के अंदर विचरण कर सकते हैं, उधर से चीता इधर से चीता उधर, अपने को ध्यान में रखना है। यानी एक तरह से भारत का गलियारा होगा जो 2 राज्यों को जोड़ता है, चीतों की मुक्त आवाजाही होगी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य। फिर अपन कहे कि आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग, आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग गांव की योजना प्रस्तुत की ना, तो कहता है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किस राज्य में प्रस्तावित किया गया, तो वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल किस शहर में, भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल किस शहर में है, किस शहर में है, तो अपने को ध्यान रखना मुंबई के अंदर क्रूज टर्मिनल सबसे बड़ा टर्मिनल है भारत का।
मुंबई के अंदर। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। भूपेंद्र यादव को अध्यक्ष बनाया गया, एक तरह से अपन कहें, या भारत को अध्यक्ष बनाया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को, है ना, उसका अध्यक्ष। कहते हैं कि क्या है, तो कहते हैं कि इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में सहयोग को बढ़ावा देना, बड़ी बिल्ली के सहयोग संरक्षण में सहयोग को बढ़ावा देना है। निसार क्या है? NISAR, निसार क्या है? अपन कह सकते हैं कि निसार मिशन एक जो अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त परियोजना, दो अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त परियोजना, एक इसरो और एक नासा, उन दोनों का ही शॉर्ट फॉर्म कहते हैं निसार। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, रेडार या रेडार जो भी कह सकते हैं, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इसरो और नासा की संयुक्त परियोजना है। और कहते हैं कि इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन जैसे हिमनदों का पिघलना, भू संकलन, जंगलों में परिवर्तन आदि की निगरानी करेगा, उसके लिए इसका उद्देश्य है। और ये लॉन्च किया जा चुका है जुलाई 2025 के अंदर निसार। ठीक है, इतने को समझना है। फिर कहते हैं विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश में बनाया जाएगा? देश से संबंधित है, किस देश में? तो ध्यान रखना, जापान के अंदर पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, ये अपने को याद में रखना है। ठीक है, फिर अब आगे प्रश्न है, भारत का पहला उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय, उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? जलवायु केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो चेनानी एक जगह है, स्थान है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पर कहते हैं कि यह स्थापित हुआ, उधमपुर जिला है उसमें चेनानी नामक जगह है, इस पर अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ, वायुमंडल और जलवायु बदलावों का अध्ययन करेगा। प्रश्न वापस बोलो, उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? चेनानी जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, फिर अपने आगे प्रश्न है, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में किस राज्य ने अग्रणी स्थान हासिल किया है? रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में किसने अग्रणी स्थान हासिल किया है? तो अपना राजस्थान है, जिसने सर्वाधिक सर्वाधिक रेलवे पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए है। ठीक है, फिर कहते हैं हरियाणा सरकार ने हाल ही में अग्निवीरों के लिए, अग्निवीरों से वापस रिटायर होकर आने वाले लोग के लिए प्रतिशत, बहुत सारा प्रतिशत की घोषणा की है। पुलिस भर्ती के अंदर कितने प्रतिशत घोषणा की? 20% आरक्षण की घोषणा की अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में हरियाणा सरकार के द्वारा। प्रश्न बन सकता है, वैसे सैनिकों को पुनः रोजगार देने के लिए एक अच्छी पहल है। फिर अपन कहते हैं कि वर्ष 2025 में भारत में महिला श्रम भागीदारी LPFR, भारत में महिला श्रम भागीदारी दर कितनी रही? तो 60.1% भागीदारी है। जैसे 100% पुरुष है तो 61.1% महिला यहाँ पर कार्य करती है, ये अपने को जानना है। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि आगे और प्रश्न कि 2024 में भारत में कुल मतदाता संख्या कितनी थी? 2024 में कुल कितनी थी? अपने आर्थिक समीक्षा के अंदर पूछा जाए तो 978 मिलियन वोट मतदाता है अपने भारत के अंदर, 978 मिलियन। ठीक है, ये अपने को समझना। और पहली बार महिला मतदान पुरुषों से अधिक रही, पहली बार महिला मतदान दर जो थी वो पुरुषों से अधिक रही, और यह बहुत अच्छा संकेत था। ठीक है, फिर अपन देखें भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल कौन सा है? वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, लिफ्ट समुद्री पुल कौन सा है? समझना अपने को, पंबन पुल, पंबन पुल। और ये है कहाँ पर? नरेंद्र मोदी द्वारा पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया गया था। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, जिसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर, 2.08 किलोमीटर। ध्यान में, ये रामेश्वर और तमिलनाडु के मध्य की भूमि को जोड़ता है, या कह सकते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं पंबन पुल कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के अंदर रामेश्वर को जोड़ने का कार्य करता है। 2.08 किलोमीटर का लंबा पुल बनाया गया है, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट अपना है, वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल कौन सा है। ये थे अपने 50 प्रश्न, और बहुत ही मैंने फास्ट तरीके से आपको 50 प्रश्न समझाने की कोशिश की है। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर ले, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही अभी प्रश्न मिलने वाले है। चलिए चलते अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अपन, और उसमें प्रश्न अपन पहला पढ़ते हैं अपन कि अपने पास कौन सा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है, और ये सुरंग किस राजमार्ग पर स्थित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है, और ये किस राजमार्ग पर स्थित है? तो ध्यान रखना, श्रीनगर से लेह के राजमार्ग पर स्थित है। कब क्या? 13 जनवरी 2025 को क्या श्रीनगर से लेह जाने वाले जो राजमार्ग है उस पर यह सुरंग का है। ठीक है, निर्माण किसने किया? तो ध्यान रखना, NHIDCL, है ना, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इस सुरंग का निर्माण किया गया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अपने को ध्यान में रखना है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे, जो कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी 2025 में जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई, अगर से जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, उसमें यहाँ पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, ये ध्यान रखना।
ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी, प्रश्न पूछिए अपने पास। तो याद रखना, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विकास और विरासत क्या सकते हैं, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसकी प्रमुख थीम थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अपन कहते हैं आगे कि न्यूरालिंक की पहली दृश्य कृत्रिम अंग डिवाइस का नाम क्या है। न्यूरालिंक, न्यूरालिंक की पहली दृश्य कृत्रिम अंग डिवाइस का नाम क्या है, तो ब्लाइंड साइट। ब्लाइंड साइट, न्यूरालिंक की पहली दृश्य कृत्रिम डिवाइस का नाम है ब्लाइंड साइट। एलन मस्क की ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक ने 31 मार्च 2025 को घोषणा की कि वो वर्ष के अंत तक अपनी ब्लाइंड साइट चिप को मानव मस्तिष्क में प्रत्यारोपित करेंगे। ध्यान रखना, जिससे दृष्टिहीन लोगों को दृष्टि मिल सकती है। कितना है, ब्लाइंड साइट। ब्लाइंड साइट एक तरह से चिप है और कृत्रिम डिवाइस है जो अंधे लोगों के अंदर डाला जाएगा और उनसे वो दृष्टि मिल सकती है। एलन मस्क ने अपनी ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी के न्यूरालिंक के द्वारा विकसित किया है। फिर अपन कहते हैं भारत चाय निर्यात में किस स्थान पर पहुंचा है। वर्ष 2024 में भारत चाय निर्यात में किस स्थान पर पहुंचा है, तो दूसरा। चाय निर्यात कर रहे, ध्यान रखना, यह पहले चाय निर्यात श्रीलंका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश भी बना है भारत। ठीक है, और केन्या पहले स्थान पर है, ये हमने को समझना है, भारत दूसरे स्थान पर है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो केरल है। और केरल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया अलग से आयोग बनाया गया है, तो अपने को समझना है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है बुजुर्गों के अधिकारों और कल्याण से संबंधित मामलों की निगरानी करना। वृद्धाश्रम वगैरह जो होते हैं उन सबकी निगरानी करने के लिए एक तरह से वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। एक और बढ़िया प्रश्न, DG1 फॉरेस्ट स्टैक। DG1 फॉरेस्ट स्टैक ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई। DG1 फॉरेस्ट स्टैक, ठीक है, ये ध्यान रखना, DG1 फॉरेस्ट अपने राजस्थान के द्वारा लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा 21 मार्च 2025 को DG1 फॉरेस्ट स्टैक ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, फिर बन गए गूगल द्वारा वनाग्नि, वनाग्नि पहचान के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया। गूगल द्वारा वनाग्नि पहचान के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया, फायर सेट। फायर सेट, और ये फायर सेट नाम के उपग्रह था जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया मार्च 2025 के अंदर। और कहते हैं कि एआई तकनीक से वनाग्नियों की पहचान करना और निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया। वनाग्नि पहचान, वना अग्नि पहचान के लिए किया गया गूगल द्वारा फायर सेट। फिर अपन कहे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला स्थल कौन सा है। छत्तीसगढ़ का पहला स्थल यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अस्थायी रूप से प्राकृतिक श्रेणी के अंदर शामिल किया गया। यदि अपन पूछे कि ऐसा पूछे प्रश्न कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ का है और यह किस श्रेणी के अंदर अस्थायी सूची में शामिल किया गया यूनेस्को ने, तो अपने ध्यान रखना कि प्राकृतिक श्रेणी में शामिल किया अस्थायी रूप से। या अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है। अपना खुद का उपग्रह लॉन्च कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। खुद का एक उपग्रह है और वो उपग्रह लॉन्च करने के लिए भारत का पहला राज्य, जो राज्य खुद अपना उपग्रह लॉन्च करेगा, और वो है असम। ठीक है, असम है, और असम सेट उपग्रह लॉन्च करेगी। नाम क्या है, असम सेट उपग्रह लॉन्च किया है अप्रैल 2025 के अंदर। और कहते हैं कि इसने असम अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, फिर अपन आगे देखें, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ शुरू की गई। पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ शुरू की गई, हाइड्रोजन ट्रेन यानी ना जींद और सोनीपत के मध्य, जींद और सोनीपत के मध्य भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा का जींद है और सोनीपत दोनों के मध्य चलाई जाएगी। और यह किसने तैयार किया है, तो प्रश्न पूछेंगे, तो चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा इसको स्थापित या कैसे तैयार किया है, जींद तथा सोनीपत के मध्य हरियाणा के अंदर। ठीक है, फिर अपन कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन आला, IALA की पहली आम सभा में भारत को कौन सा पद मिला। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन आला की पहली आम सभा में भारत को कौन सा पद मिला है, तो उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया। ये अपने को समझना है। सिंगापुर में आयोजित हुई थी आला की मीटिंग इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस ऑथोरिटीज, ध्यान रखना, नेविगेशन लाइट हाउस ऑथोरिटीज है, और पहले आम सभा भारत को उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम किस स्थान पर शुरू किया गया, नई दिल्ली के अंदर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। फिर अपन कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों को, प्रधानमंत्री ने फ्रांस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों को कौन सी पारंपरिक भारतीय कलाकृति भेंट की थी। और है ना, प्राकृतिक या कह सकते कौन सी पारंपरिक भारतीय कलाकृति भेंट की थी, आपको याद होगा, फोटो भी आया था इसमें अपने इधर। तो डोकरा कलाकृति के अंदर, डोकरा कलाकृति को यहाँ पर इसमें भेंट किया था। और ये भारत की सबसे प्राचीन आदिवासी कला है ना। डोकरा क्या है, तो डोकरा एक कलाकृति है
जिसको छत्तीसगढ़ की पारंपरिक धातु कलाई कला भी बोलते हैं उसको। ये किसको दिया? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भेंट किया गया था और ये फेमस हुई कि है क्या, बाद में पता चला भारत की प्राचीन आदिवासी कला है डोकरा कलाकृति। ठीक है, तो डोकरा कलाकृति यदि प्रश्न पूछे तो आपको गलत नहीं करना है, आपको सही करके आना है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को यह दिया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मत्स्य 6000 किस प्रकार की परियोजना? मत्स्य 6000 किस प्रकार की परियोजना है? मत्स्य 6000 किस प्रकार की परियोजना है? तो कहते हैं स्वदेशी मानव युक्त पनडुब्बी, स्वदेशी मानव युक्त पनडुब्बी है और उसको अपन ने नाम दिया है मत्स्य 6000, 6000 स्वदेशी मानव युक्त पनडुब्बी नाम दिया है, देखने को समझना है। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि एक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा एम्स दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित ऑटोमेटिक बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस नाम से उद्घाटन किया गया? तो अपने को समझना है सृजनम है। तो वो किस क्या है? तो कह सकते हैं स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट संयंत्र है, स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट संयंत्र है। ठीक है, विश्व का पहला आईवीएफ तकनीक से विकसित कंगारू भ्रूण, विश्व का पहला आईवीएफ तकनीक से विकसित कंगारू भ्रूण किस देश में तैयार किया गया? किस देश में तैयार किया गया? विश्व का पहला आईवीएफ तकनीक से विकसित कंगारू भ्रूण किस देश में तैयार किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंगारू, ध्यान ना ऑस्ट्रेलिया कंगारू बोलते हैं अपन, तो जब भी कंगारू भ्रूण आता है तो वो ऑस्ट्रेलिया आप करके आ जाना, सही हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण में जो तटीय प्रदेश है वहां का मुख्यालय, रेलवे मुख्यालय विशाखापट्टनम, ये ध्यान रखना। और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। और बाद में कहते हैं कि वोल्टेयर मंडल का नाम बदलकर विशाखापट्टनम मंडल किया गया। पहले क्या था? वोल्टेयर मंडल था, उसको नाम बदल के अब क्या किया? विशाखापट्टनम किया है। जोमेटो ने फरवरी 2025 में अपना कॉर्पोरेट नाम क्या रखा? जोमेटो जो फूड कॉर्पोरेट की कंपनी है उसने अपना नया नाम रखा है 2025 के अंदर, जो अपने को ध्यान रखना, इटरनल लिमिटेड। पहले इसका नाम अलग था, जोमेटो था, अब इसने क्या बोला? इटरनल लिमिटेड। अब जोमेटो ऑप्शन यदि आ जाए, आप जोमेटो करके आ जाएंगे, पर इसका नाम क्या है? जोमेटो ने रखा है अपना कॉर्पोरेट नेम इटरनल लिमिटेड, है ना। और यह कदम कंपनी के विभिन्न वर्टिकल को समेकित करने के लिए उठाया गया था। ये देखें, गिनी जो देश है, गिनी में समाप्त घोषित संक्रामक बीमारी कौन सी थी? गिनी में एक संक्रामक बीमारी थी जिसको समाप्त कर दिया और घोषित हुई, उसके अब समाप्त कर दिया उसको, ध्यान रखना वो कौन सी है? तो एच टी गेबियंस रूप में एक एच टी नाम की बीमारी थी, उसको घोषित किया गिनी ने, WHO ने यह प्रमाण पत्र उसको दिया है। न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी रूप से व्यक्ति का दर्जा दिया गया? सोचो, पर्वत को व्यक्ति का दर्जा किस देश में दिया गया? न्यूजीलैंड के अंदर। किस पर्वत को दिया गया? तो ये अपने को जानना है अपने को, तो माउंट तारानाकी को यह दर्जा दिया गया, व्यक्ति का दर्जा, कि ये भाई हमारे व्यक्ति है। माउंट तारानाकी को न्यूजीलैंड का एक देश है, पर्वत है, जिसको व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, फिर अपन प्रश्न पूछे कि कोलकाता में स्थित भारतीय सेना के पूर्व कप्तान मुख्यालय, जानेगा पूर्व कप्तान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? फोर्ट विलियम का नाम बदला है कोलकाता में, और उसका फोर्ट विलियम दुर्ग का नाम रखा है विजय दुर्ग रखा है, ये अपने को समझना है। कोलकाता स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कप्तान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा है। ये विजय दुर्ग कहाँ पर है? तो कोलकाता के अंदर। पहले फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग किया गया। आगे अपन देखते हैं कि भारत में उड़ने वाली पहली टैक्सी का नाम क्या है? एयर टैक्सी का नाम, उड़ने वाली एयर टैक्सी का नाम क्या है, जिसे सरला एविएशन द्वारा प्रस्तुत किया गया? शून्य, जीरो, है ना। तो उस एयर टैक्सी का नाम क्या है? शून्य है, ये अपने को समझना है, शून्य, जीरो है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत की मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में इसकी पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप शून्य प्रदर्शित किया। यह शहरी परिवहन को नया आयाम देगा, एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई भारत के अंदर। तो अपन कहते हैं कि जनवरी 2025 में लॉन्च की गई अमूल्य और अक्षय क्या है? जनवरी 2025 में लॉन्च किया अमूल्य और अक्षय, ये क्या है ना? ये गश्ती पोत है, समुद्र के अंदर भारत की रक्षा करने के लिए भारतीय तट रक्षक बल को समर्पित है, और उन्होंने ही लॉन्च किया अमूल्य और अक्षय, जो फास्ट पेट्रोल वर्सल, है ना। अगर तो पेट्रोलिंग एक तरह से गश्ती पोत है, जो अपने रोड पर घूमते पेट्रोलिंग गाड़ियां घूमती, वैसे ये गश्ती पोत है, पेट्रोलिंग पोत है, जो समुद्र के अंदर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए वर्तमान में, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। और ये किस नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को बनाया गया, किस नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है? तो अपने को जानना 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी है, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। यदि भारत निर्वाचन चुनाव आयोग की बात करें
निर्वाचन आयोग की बात करें तो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद कितना 324 से 329 तक निर्वाचन का अनुच्छेद है भाग 16 के अंदर। ठीक है, फिर अपन कहे भाग 15 के अंदर। फिर अपन कहे प्रथम निर्वाचन चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेना। और वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश्वर कुमार, जो 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है। फिर एक प्रश्न भी फेमस हुआ अपने, और कहते हैं कि आईपीएल इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में पदार्पण करने वाले वैभव सूर्यवंशी किस टीम से खेले थे और किस राज्य के रहने वाले थे? तो अपने को समझना, ये राजस्थान से खेले थे और बिहार के रहने वाले थे। राजस्थान से खेलने वाले, बिहार से रहने वाले थे वैभव सूर्यवंशी, और उन्होंने सबसे तेज शतक ठोका 18 साल के आईपीएल के करियर में। सबसे तेज शतक वैभव सूर्यवंशी के द्वारा लगाया गया है राजस्थान की तरफ से। राजस्थान की तरफ से कुछ कुछ प्रश्न है जो अपने को ध्यान में रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न भी जैसे वर्तमान में भी पिछले का एग्जाम हुआ लाइब्रेरी, उसमें कह दिया कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो भारत ने जीता। अब लोगों ने जिसने T20 वर्ल्ड कप देखा नहीं, जो क्रिकेट से प्रेमी नहीं है और जो कभी ध्यान रखते नहीं, वो तो गलत करके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 50-50 जीता था, है ना, और वो लोग ऑस्ट्रेलिया करके आगे। तो अपने को समझना है, गलत ना हो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जो अपने को समझनी है। वंदना कटारिया एक खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। वंदना कटारिया खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान में, ये हॉकी से संबंधित है। और वंदना कटारिया ने ओलंपिक के अंदर हैट्रिक किया था, और ये हैट्रिक करने वाली पहली महिला बनी थी हॉकी की। ठीक है, भारत का जो पद्मश्री पुरस्कार है और जो अर्जुन पुरस्कार, दोनों ही इनको प्राप्त है वंदना कटारिया को। और वंदना कटारिया ने 15 साल तक अपने देश को हॉकी खेलकर अपनी सेवा दी है। ठीक है, ये ध्यान अपने को रखना है। और कहते हैं कि 320 मैच खेले थे और 158 गोल किए वंदना कटारिया ने, और ओलंपिक के अंदर एक हैट्रिक करने वाली पहली महिला अपने भारत की बनी है। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं कि केरल के समुद्री तटों को जनवरी 2025 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ। ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ कप्पड़ व चाल के 2 समुद्री तट है, उनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जारी हुआ। किसके द्वारा? पर्यावरण व सुरक्षा मानकों को पूरा करने हेतु जारी किया गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। कप्पड़ व चाल को 2 तट है, उन दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जारी किया है। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं कि साइबर हमलों के मामलों में भारत किस स्थान पर है? भारत में साइबर हमले किस स्थान में है? तो जाएगा दूसरा। क्लाउड सेक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अनुसार भारत में 95 साइबर हमलों के साथ दूसरा सबसे लक्षित देश रहा। अमेरिका पहले स्थान पर है, इजराइल तीसरे स्थान पर है। तो भारत कितना है? दूसरे स्थान पर, यानी कि साइबर हमले भारत में ज्यादा हो रहे हैं। अपने को समझना, दूसरे स्थान पर पूरे विश्व में। भारत का किस स्थान पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन चुका है? भारत में किस स्थान पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे मेट्रो ट्रैक या कह सकते हैं रेलवे मेट्रो रेल नेटवर्क बन चुका है? कहाँ पर है? किसके बाद बना है? तो चीन व अमेरिका के बाद बना है सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क, है ना। किस स्थान के बाद, कह सकते हैं किसके बाद? तो चीन व अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर भारत मेट्रो रेल नेटवर्क में अपना तीसरा स्थान रखता है। फिर अपन कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन से 3 युद्ध पोत राष्ट्रों को समर्पित किए गए? 3 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन से 3 युद्ध पोत राष्ट्रों को समर्पित किए गए, जो अपने को याद है? आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर। आईएनएस सूरत, नीलगिरी, वागशीर। सोनीवा ऐसे याद रख सकते, सोनीवा, सूरत, नीलगिरी और वागशीर। अपने को ध्यान में रखना, 3 एक पनडुब्बी है जिसको राष्ट्र को समर्पित किया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत की पहली एयरलाइन जिसने इन फ्लाइट वाईफाई सेवा शुरू की, इन फ्लाइट के अंदर वाईफाई सेवा शुरू करने वाली एयरलाइंस कौन सी है? तो एयर इंडिया। एयर इंडिया ने अपने विमानों के अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी की सेवा शुरू की है। भारत का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? लॉन्च पैड क्या होता है? जहाँ से प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित किया जाता है, वो लॉन्च पैड है। और लॉन्च पैड कौन सा तीसरा है हमने भारत में? और वो कौन सा? श्रीहरिकोटा के अंदर तीसरा लॉन्च पैड बनाने की घोषणा की है। पहले से 2 मौजूद है, अब तीसरा भी हरिकोटा के अंदर स्थापित हो रहा है। ठीक है, भारत का पहला राज्य जिसने इन फ्लाइट टैक्सी प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया। ठीक है, इन फ्लाइट टैक्सी प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया है तो किसने? कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक ने पहला है, जो कहते हैं कि सल्ला एविएशन ने शून्य नामक भारत की पहली एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शुरू किया। तो ध्यान रखना, शून्य है एयर टैक्सी को शुरू करने वाला। फिर अपन कहे आगे, है ना, कि हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक ने अपनी कंपनी को कब बंद करने की घोषणा की? हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक ने अपनी कंपनी को बंद करने की घोषणा की है। और संस्थापक है कौन? नेथन एंडरसन ने अपनी रिसर्च कंपनी को 15 जनवरी 2025 को बंद करने की घोषणा की थी, और कहा कि ये अमेरिकी फर्म है हिंडनबर्ग। ठीक है, इसने बंद कर दिया 15 जनवरी 2025 को, अपनी फैक्ट्री को ही, अपनी कंपनी को ही पूरा बंद कर दिया।
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है या कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना के अंदर, निजामाबाद तेलंगाना के अंदर। और इसकी उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पहला अध्यक्ष कौन होगा? हल्दी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? पल्ले रंगारेड्डी। पल्ले रंगारेड्डी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष पल्ले रंगारेड्डी। यदि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल आ जाए तो उसमें से पल्ले रंगारेड्डी को आप उसमें टिक करिएगा कि वो ऑप्शन सही है। अब कहते हैं कि इंदिरा देवी इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर के ऊपर 300 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया और यहाँ पर हवाई अड्डा भी बनाने की कोशिश की। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे की विशेषता कह सकते हैं कि हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा है। कुछ भी कचरा वहां पर नहीं होगा, पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा है। और अड्डे पर मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया, जो भारत का पहला जीरो वेस्ट हवाई अड्डा कचरा बनेगा या कचरा हवाई अड्डा बनेगा। जीरो वेस्ट हवाई अड्डा बनेगा कहाँ पर? इंदौर के अंदर। बिहार में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कब और कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कब और कहाँ स्थापित किया जाएगा? ध्यान रखना, पटना के अंदर 12 सितंबर 2024 को स्थापित किया है। एक तरह से कैंसर का हॉस्पिटल है, आधा सीधा रखी है, जो भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल है। फिर बन के भारत का पहला सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा? सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो गुजरात है। अपने को याद रखना, गुजरात सेमी कंडक्टर नीति 2022-2027 लागू कर देश में पहला राज्य ऐसा बना है, गुजरात सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला। ठीक है, विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का स्थापित किया जा रहा है। CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का स्थापित किया जा रहा है। विद्यांचल के अंदर NTPC संयंत्र है भारत में, विश्व का पहला है कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाने के लिए एक संयंत्र है जो विद्यांचल भारत के अंदर खोला गया है। ठीक है, ये ध्यान अपने को रखना है। तो अपन कहते हैं भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 2 फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च किए गए, जो अपने को याद है अमूल्य और अक्षय। ठीक है, ये अपने को समझना है। एक और है अदम्य और अक्षर फास्ट पेट्रोल वेसल कंपनी किस कंपनी द्वारा स्थापित किए? फास्ट पेट्रोल वेसल किस कंपनी द्वारा स्थापित किए गए? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्थापित किए गए अदम्य और अक्षर भी एक तरह से फास्ट पेट्रोल वेसल है, फास्ट पेट्रोल वेसल। मध्य प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को अक्टूबर 2024 में राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया राज्य का, और ये कौन सा है? रतापानी। मध्य प्रदेश के रतापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड द्वारा राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में ही, यानी टाइगर स्टेट भी बोलते हैं मध्य प्रदेश को, ये ध्यान रखना। फिर कहते हैं भारत का पहला बंदरगाह जो ESI प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता बना। भारत का पहला बंदरगाह जो ESI प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता बना कौन सा है? तो मुर्गापत्तन प्राधिकरण है जो पहला बंदरगाह है जो ESI प्लेटफॉर्म प्रोत्साहन प्रदाता बना है। अपने को ध्यान रखना है, याद करना है। एमवी सैन फर्नांडो क्या है और इसका क्या महत्व है? एमवी सैन फर्नांडो क्या, इसका क्या महत्व है? तो भारत का पहला मदरशिप है जो गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह को प्राप्त हुआ। पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह को प्राप्त हुआ। ठीक है, बारडोली में 12 जून 2025 को किस अभियान का समापन हुआ था? बारडोली में 12 जून 2025 को किस अभियान का समापन हुआ? तो विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। जब ध्यान रखना, बारडोली गुजरात के बारडोली के अंदर विकसित कृषि संकल्प अभियान वहां पर समाप्त हुआ, या कहते समापन हुआ गुजरात में ना। विकसित कृषि संकल्प अभियान में कुल कितने किसानों से संवाद किया गया, ये भी ध्यान रखना। कितने किसानों से संवाद हुआ? तो 1.12 करोड़ किसानों ने संवाद किया। कितना? 1.12 करोड़ किसानों से संवाद किया गया सीधा का सीधा विकसित कृषि संकल्प अभियान में। ये कुछ प्रश्न थे, इसमें 2-3 प्रश्न और अपने 101 प्रश्न पूरा आज कर रहे हैं। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, इसमें दूसरा वीडियो डालेंगे जिसमें 200-300 प्रश्न अपन करने की कोशिश करेंगे। दीव जिला किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध हुआ? दीव जिला किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध हुआ है? भारत का पहला सौर ऊर्जा से पूरी तरह बिजली वाला चलने वाला या बिजली चलाने वाला जिला है जो दीव जिला है। तो अपने को ध्यान में रखना है। दीव ने कुल 11.88 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से ये उपलब्धि हासिल की है। और कहाँ का है? दीव। भारत का पहला ऐसा जिला बना है जो पूरी दिन रात बिजली की मांग की पूर्ति सब किसे कर रहा है? सौर ऊर्जा से करेगा। दमन दीव यानी दीव जिला। ठीक है, अपने को ध्यान रखना है। फिर कहते हैं मिजोरम की राजधानी आइजोल को किस माध्यम से या किसके माध्यम से राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ा गया?
ये ध्यान रखना है। मिजोरम की राजधानी आइजोल को जोड़ा गया किसके माध्यम से? भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ा गया नई बेराबी सिरांग रेलवे लाइन से। नई बेराबी सिरांग रेलवे लाइन से मिजोरम को जोड़ा गया। मिजोरम की राजधानी आइजोल को जोड़ा गया राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से। और आइजोल पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गया है जिससे रेल नेटवर्क से जुड़ा गया। अभी तो रेल नेटवर्क से जुड़ा नहीं जा रहा था और इसको भी जोड़ा गया। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ प्रश्न है जो अपने को ध्यान में रखने हैं और बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न और है कि प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र की स्थापना या कह सकते शुरू कहाँ पर की गई? प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र की संचालन कहाँ पे किया गया? शुरू कहाँ पे किया? शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो ये कोटा में किया गया। ये कहाँ किया गया? कोटा के अंदर किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा राजस्थान में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दिव्यांग जनों को सशक्त बनाना और उन्हें सहायक उपकरण उपलब्ध करवाना। ये एक तरह से अपना था कि कुछ प्रश्न 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं टोटल 500 से 600 प्रश्न लेकर आऊंगा और इंपोर्टेंट है। रोज मैं चटनी कर रहा हूँ उसमें से और वही आपके सामने बोल रहा हूँ और एक तरह से पूरा मेरे पास नोट्स है उसी में से आपको समझा रहा हूँ ताकि कम समय में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक तरह से ग्रुप मिल जाए और एक तरह से उसका समावेश हो सके आपके पास और आप परीक्षा में उसके उत्तरों को सही कर सको। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या क्या गलतियां हुई मुझसे या क्या क्या आपको अच्छा लगा और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।